students, I am Sia Ashta Rizwani from HR Institute of Studies. Today, we'll be starting with a new chapter in SS for Standard 7 student. The name of the chapter is Administrative System and Architecture during the Medieval Age, chapter number 6. Medieval Age के टाइम कैसा आर्किटेक्चर था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, वो सब पढ़ेंगे. कसम मीन्स लोक दयालो, a group of folk singer. मतलब कसम मीन्स लोक दयालो क्या मतलब ग्रुप ऑफ फोक सिंगर, जो फोक सिंगर एक साथ मिलके सॉन्ग गाते हैं. ठीक है. वॉज ऑर्गेनाइज ना विलेज स्क्वायर जो विलेज का जो चौक है वहाँ पे लोक दयालो ऑर्गेनाइज हुआ था. मतलब एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सारे फोक सिंगर मिलके गाना गाते हैं एंड द एंटायर विलेज गैदर्ड एट नाइट, और सब लोग वहाँ पे आ गए. स्मॉल चिल्ड्रन हैज ऑलरेडी टेकन द पोजीशन इन द फ्रंट रो. बच्चों ने फ्रंट रो में अपनी पोजीशन ले ली थी. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स वो आल्सो बीइंग सung इन द लोक दयालो. ये लोक दयालो में पेट्रियोटिक सॉन्ग जो देशभक्ति के गाने होते हैं वो भी गाए जा रहे थे. फोक सॉन्ग भी गाए जा रहे थे. उत्सव लाइक द पालिया रिसाइटल, दैट इज सॉन्ग सung इन द ऑनर ऑफ मार्टर. पालिया रिसाइटल मतलब क्या होता है, जो अपने मार्टर्स है, जो मार्टरडोम अटेंड किए, उनके लिए, जो शहीद हुए उनके लिए गाना गाए गए. वेरी मच. द नेक्स्ट डे he asked his grandfather what does palia mean. His grandfather told him that a palia is a memorial commemorating in the heroes. It is life by protecting and enjoying the welfare of people. It is a tribute to the martyrs who have sacrificed their life by protecting and enjoying the welfare of the people. मतलब जो लोगों ने अपनी देश की सुरक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया, उनकी मेमोरी में पालियो गाया जाता है. ठीक है. पालिया सॉरी. These palia are worshipped during festival and songs are sung in the homage of these martyrs. This is the culture of our country. Utsav and his friends requested his grandfather, please enlighten us about the culture of our country. मतलब उत्सव और उसके फ्रेंड ने ग्रैंडफादर को बोला कि हमको हमारे कल्चर के बारे में और बातें बताओ. Wait, said grandpa. He went in and came back with some pictures. He then asked Utsav, can you see temples in this picture? Okay, तो चलो let's start. Administrative system during Rajput age. राजपूत एज के टाइम हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ेंगे. राजपूत एज के टाइम इंडिया वाज नॉट रूल्ड बाय एनी वन किंग. India was divided into big and small states and the extent of each kingdom depend on the king military power. मतलब राजपूत जब जो एज था तब पूरे इंडिया को एक राजा रूल नहीं करता था. पूरा का पूरा इंडिया छोटे और बड़े स्टेट्स में डिवाइडेड था और हर स्टेट का इंडिविजुअल राजा था. और किस राजा का कितना किंगडम होगा डिपेंड करता है उस राजा के पास कितना मिलिट्री है. जितना ज्यादा मिलिट्री फोर्स वो दूसरे किंगडम को अपने में अंदर लेते जाते हैं. क्लियर. You have been briefed about Rajput king and dynasties in the previous chapter. ये चैप्टर में आप एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, लिटरेचर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते. तो सबसे पहले राजपूत एज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखते हैं. After the 7th century, various Rajput dynasty ruled in India. बोला 7th century के बाद बहुत सारी राजपूत डायनेस्टी इंडिया में रूल करने लगी. However, even though different dynasty came to power, there was little change in administrative system. Though kingship was hereditary. Kingship hereditary मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा. राजा उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा. मतलब जो kingship है वो hereditary थी. ठीक है. It was not compulsory. The eldest son would always automatically become the next son. Kingship hereditary थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि अगर फादर की डेथ हुई तो जो भी सबसे बड़ा बेटा है वही राजा ऑटोमेटिकली बन जाएगा. ये सिस्टम नहीं था. Then higher apparent selected by the king was called crown prince. मतलब जो राजा है वो अपना हायर सेलेक्ट करते थे कि मतलब मेरे डेथ के बाद ये रूल करेगा, और उसको क्या बोला जाता था, क्राउन प्रिंस बोला जाता था. इन सम केसेस इवन पीपल एंड मिनिस्टर इलेक्टेड. और कहीं कहीं जो ऐसा भी होता था कि जो लोग होते थे और जो मिनिस्टर्स होते थे, मतलब जो कोर्ट में मिनिस्टर्स होते थे, वो किंग को सिलेक्ट करते थे. एग्जाम्पल, while in Kashmir king Yashakara was selected and enthroned by a Brahmin group. मतलब बेसिकली कश्मीर में ब्राह्मण ग्रुप ने उनके राजा को सिलेक्ट किया, यशकरा को. इन गुजरात कुमारपाल was selected as a successor by the council of minister. और गुजरात में भी कुमारपाल राजा हुआ, वो किसने सिलेक्ट किया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मिलकर सिलेक्ट किया. तो यहाँ पे बोला है कि राजपूत एज के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था. ठीक है. तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में बोला है कि हाँ किंगशिप जो थी वो हेरिडिटरी थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि जो एल्डेस्ट सन है वही ऑटोमेटिकली राजा बनेगा. जो किंग होता था वो अपना हायर को सिलेक्ट करता था. जो किंग होता था वो अपने हायर को सिलेक्ट करता था और उसको क्या बोला जाता था, क्राउन प्रिंस.
मतलब जो राजा होता था वो अपने एक हायर को सिलेक्ट करके चाहता था कि मेरे बाद ये राजा बनेगा, उसको बोलते हैं क्राउन प्रिंस बोलते थे। एंड इवन ऐसा भी होता था काफी जगह कि राजा लोग सिलेक्ट करते थे या तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सिलेक्ट करते थे। इसका एग्जांपल भी आपको दिया हुआ है। एग्जांपल बोला कि कश्मीर में जो राजा थे जिनका नाम था अश्करा, ये जो राजा थे उनको किसने सिलेक्ट किया था? एक ब्राह्मण ग्रुप ने अपने राजा को सिलेक्ट किया था, ठीक है, ब्राह्मण ग्रुप। और फिर एक और एग्जांपल गुजरात का दिया हुआ है। गुजरात में जो राजा थे कुमारपाल राजा थे, जिनको किसने अपॉइंट किया था? वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, सीओ एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Minister were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom efficiently. अब राजा को मदद करने के लिए कौन अपॉइंट करते थे? मिनिस्टर्स। अभी भी ऐसा होता है ना, अपने जो प्राइम मिनिस्टर्स को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसी तरह तभी भी राजा को असिस्ट करने के लिए, उनके फंक्शन के लिए असिस्ट करने के लिए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते थे। Yet at time people became victim of poor and wrong administrative policies. Okay. अब इसमें बोला है, जस्ट अ मिनट, अपन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेजेस। विलेज इंस्टीट्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेडिवल टाइम। पूरा मेडिवल पीरियड में जो विलेजेस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। पंचायत लुक्ड आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज का ध्यान कौन रखते थे? जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कौन करता था? पंचायत। पंचायत मतलब ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स जो मेजर डिसीजन लेते हैं गांव के, ठीक है, विलेज के। द हेड ऑफ द पंचायत, जो पंचायत के हेड को क्या बोलते थे? मुखी बोलते थे या तो सरपंच बोलते थे। ये जो पंचायत होते थे उसका एक हेड होते थे, एक लीडर होते थे जो पूरी पंचायत को कंडक्ट करते थे। तो पंचायत के हेड को क्या बोला जाता था? पंचायत के हेड को या तो मुखी बोलते थे या तो सरपंच बोलते थे। आपने सरपंच वर्ड काफी बार सुना होगा, ठीक है। सरपंच कौन होता है? पंचायत का है। या तो दूसरा वर्ड थोड़ा न्यू है, मुखी, ठीक है। He was responsible for protecting and delivering justice to villager. मतलब गांव वालों की देखभाल करना, उनको न्याय मिले, जस्टिस मिले, उसकी जवाबदारी किसके पास थी? मुखी या सरपंच के पास, ठीक है। His word was final, मतलब उसने जो बोला ना फाइनल, इसके डिसीजन को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो भी सरपंच ने अपना डिसीजन सुनाया, दैट इज कंसिडर्ड एज फाइनल। इवन टुडे, आज भी विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत चलता है और द एल्डर्स ऑफ पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू पीपल। सिर्फ मेडिवल टाइम में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज के विलेजेस में ग्राम पंचायत सिस्टम चलता है। एट दैट टाइम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इनकम ऑफ किंगडम। उस टाइम पे क्या था? जो पूरा राज्य था उसको मेन पैसा कहाँ से मिलता था? लैंड रेवेन्यू। लैंड से जो टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंड से जो रेवेन्यू मिलती थी, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था। तो आपको पूछा था कि मेडिवल टाइम में व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर किंगडम? किंगडम के लिए मेन पैसों का सोर्स क्या था? तो इट वाज लैंड रेवेन्यू। क्लियर? ईच किंगडम हैड डिफरेंट वे ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू। हर किंगडम का एक अलग तरीका था लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का। बट यूजुअली कौन सा मेथड था? 1/6 ऑफ द कल्टीवेशन वाज टेकन एज लैंड रेवेन्यू। जितना भी आपने अपनी जमीन पे खेती की, जितना भी कल्टीवेशन हुआ, उसका 1/6 पार्ट एज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो होता था, दूसरे टैक्सेस भी लेविड होते थे। डिफरेंट ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटी। अलग अलग ऑफिसर अलग अलग एक्टिविटी के लिए अपॉइंट किए जाते थे। मोreover टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट एंड ऑक्ट्रॉय पॉइंट। ये जो टैक्स कहाँ पे कलेक्ट होते थे? पोर्ट जो होते हैं, जो पोर्ट जहाँ पे शिप्स लोड और अनलोड करते सामान, और ऑक्ट्रॉय पॉइंट पे लैंडलॉर्ड कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू किंग। जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और उसमें से कुछ पार्ट अपने किंग को एज ए ट्रिब्यूट देते थे। तो उस टाइम पे जो मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम होता था, मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो किंगडम का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता था? लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के अलग अलग मेथड थे, लेकिन यूजुअली कितना होता था? 1/6 ऑफ टोटल कल्टीवेशन। जितना भी कल्टीवेशन किया उसका 1/6 पार्ट एज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर दिया जाता था। ये लैंड रेवेन्यू यूजुअली कहाँ कलेक्ट किया जाता था? पोर्ट्स और ऑक्ट्रॉय पॉइंट पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। ओके, अब ये पूरा अपन ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन विलेज पढ़ा। अपन ने पढ़ा कि वहाँ पे विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत करते थे। पंचायत के मुखी सरपंच बोलते हैं, उनका डिसीजन फाइनल होता था और वो रिस्पॉन्सिबल होते थे ये ध्यान रखने के लिए कि जो भी विलेजर्स थे उनको कोई परेशानी नहीं, उनको जस्टिस मिले। क्लियर? उसके
बाद अपन ने पढ़ा कि उनका जो किंगडम का मेन सोर्स ऑफ इनकम लैंड रेवेन्यू होता था और उसको कलेक्ट करने के लिए अलग अलग मेथड है, लेकिन यूजुअली जो मेथड फॉलो किया जाता था वो क्या था, जितना भी टोटल कल्टीवेशन है उसका 1/6 हिस्सा एज अ टैक्स दिया जाता था। क्लियर? और ये जो टैक्स है इसके अलावा भी दूसरे टैक्स लगाए होते थे और ये जो टैक्स है ऑक्ट्रॉय पॉइंट या तो पोर्ट्स पे लिए जाते थे। क्लियर? और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो टैक्स कलेक्ट करके उसमें से कुछ हिस्सा किंग को पे करते थे एज अ ट्रिब्यूट। ये मैंने पूरा पढ़ा अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट इज लिटरेचर के बारे में। जस्ट अ मिनट, अपन ने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट पढ़ा, लिटरेचर पे जाता है। इसमें मेन जो अभी पॉइंट्स अपन ने लिखे, क्राउन प्रिंस, सरपंच, मुखी, ये सब ध्यान रखना। क्लियर? 1/6 ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन, लैंड रेवेन्यू, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेचर। During the Rajput age, there was a lot of religious writing as well as literature of various kind. राजपूत एज के दौरान बहुत ज्यादा रिलीजियस राइटिंग, धर्म की लिखावट, मतलब धर्म की बातें बहुत लिखी गई, रिलीजियस राइटिंग बहुत थी और उस टाइम में लिटरेचर भी बहुत लिखे जाते थे। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पेट्रोनेज फॉर किंग, मतलब जो बहुत एजुकेटेड पीपल थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बहुत ज्ञानी होते थे, उनको किंग बहुत ज्यादा पेट्रोनेज देते थे, मतलब बहुत सराहना करते थे। मतलब जो नॉलेजेबल पीपल थे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, स्कॉलर्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। Many literary work were composed in Sanskrit, Prakrit, Tamil, कन्नड़ एंड तेलुगु। उस टाइम पे कौन कौन सी लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क कंपोज हुआ था? तो लैंग्वेज पूछे तो संस्कृत, संस्कृत के बाद प्राकृत, फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेजेस में लिटरेरी वर्क्स किए जाते थे। ग्रेट पोएट है मग, ग्रेट पोएट है मग, कंपोज द एपिक शिशुपाल वधा, मतलब एक बहुत बड़े पोएट है, एक बहुत बड़े संस्कृत पोएट है मग, उन्होंने एक बहुत एक एपिक, इंपॉर्टेंट एपिक कंपोज की जो था शिशुपाल वधा। दिस एपिक, ओके, तो एक बहुत ग्रेट पोएट है संस्कृत पोएट, तो मग जिन्होंने एक एपिक लिखी शिशुपाल वधा। ये जो पर्टिकुलर एपिक है वो डिस्क्राइब करता है शिशुपाल का जो किलिंग करा था बाय श्री कृष्ण। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, बहुत ग्रेट संस्कृत पोएट की बात की है, संस्कृत पोएट जो है माग, जिन्होंने एक एपिक लिखी। कौन सी एपिक लिखी थी? वो शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। ये पर्टिकुलर एपिक में क्या डिस्क्राइब किया? ये पर्टिकुलर एपिक में डिस्क्राइब किया है कि श्री कृष्ण ने जो शिशुपाल का, मतलब उनको किल किया था। ठीक है, ये बात डिस्क्राइब की। उसी टाइप की सिमिलर अनदर पोएट श्री हर्ष रोट द एपिक नैशा। ओके, एक और पोएट है श्री हर्ष, जिन्होंने एक बुक लिखी, जिन्होंने एक एपिक लिखी है नैषादचरित्र, व्हिच इज अबाउट द स्टोरी ऑफ नाल एंड दमयंती, उनकी स्टोरी के बारे में। अब ये सारे जो एपिक्स है वो किसने लिखी है, कौन सी एपिक है और वो क्या डिस्क्राइब करती है, उसकी आप एक टेबुलर फॉर्म में लिख के लर्न कर लेना। क्लियर? ये सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे, इनफैक्ट ये एज ए लॉन्ग आंसर भी पूछ सकते हैं। क्लियर? कि अभी अपन ने कौन सा पढ़ा? श्री हर्ष पोएट के बारे में, जिन्होंने एक एपिक लिखी है नैषादचरित्र। ठीक है, इसमें क्या डिस्क्राइब किया है? नाल और दमयंती की स्टोरी। क्लियर? Even songs by Radha and other gopis sung in praise of Lord Krishna were presented in a lyrical manner। मतलब श्री कृष्ण के सॉन्ग्स है राधा और गोपियों पे बेस्ड, वो भी बहुत ज्यादा एक लिरिकल मैनर में उस टाइम पे प्रेजेंट किए थे। बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ किंग वर कंपोज इन अ पोएटिक मैनर, मतलब जो बड़े बड़े राजा थे उन्होंने जो चीज अचीव किया, जो उन्होंने सक्सेस कोई वॉर में वो जीत के आए, वो सारी बातों को और उनकी जो बायोग्राफी उन सबको भी पोएटिक मैनर में रिप्रेजेंट किया जाता था। ओके, हेमचंद्राचार्य wrote कुमारपाला चरित्र। हेमचंद्राचार्य उन्होंने क्या लिखी थी? कुमारपाला चरित्र। वो किस पे बेस्ड है? ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग ऑफ गुजरात कुमारपाल। जो गुजरात के किंग है, सोलंकी किंग है कुमारपाल, उनकी लाइफ के बारे में लिखी गई थी कुमारपाला चरित्र। किसने लिखी थी? हेमचंद्राचार्य। क्लियर? तो ध्यान रखना किसने लिखी थी? जस्ट अ मिनट, हेमचंद्राचार्य ने। ओके, तो कुमारपाला चरित्र, कुमारपाला चरित्र, सो कुमारपाला चरित्र जो
गुजरात के सोलंकी किंग कुमारपाला पे बेस्ड है, राइट। ओके, आगे एक ग्रामर की बुक है, कौन सी बुक है? सिद्धम शब्द अनुशासनम। क्लियर, ये ग्रामर की बुक है, सिद्धम शब्द अनुशासन, ठीक है। एज द टाइटल इंडिकेट द नेम ऑफ किंग सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य एसोसिएटेड विद दिस बुक। ये जो ग्रामर की बुक है सिद्धहेम, आपको देखते हैं सिद्धहेम, तो ये दो किंग के एसोसिएटेड है, सिद्ध से सिद्धराज जयसिंह और हेम से हेमचंद्राचार्य। ये सिद्धहेम शब्द अनुशासन, ये ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और ये कौन से दो राजा पे बेस है? सिद्धम, सिद्ध मतलब सिद्धराज जयसिंह और हेम मतलब हेमचंद्राचार्य, ठीक है। पूछ सकते हैं कि सिद्धम शब्द अनुशासन कौन से दो राजा पे बेस है? तो सिंपल, सिद्ध से सिद्धम जयसिंह और हेम से हेमचंद्राचार्य। क्लियर? Book was considered so important that it was placed on an elephant during the procession in Patna. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो कितनी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती थी कि ये बुक का जो प्रोसेशन निकाला था ना, मतलब ये बुक को एलिफेंट के बैक पे रख के पूरा प्रोसेशन निकाला था, मतलब जुलूस जैसा पूरा निकाला था। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, ठीक है। इस बुक का ऐसा लॉन्च हुआ था, यू कैन से, ठीक है। तो ये वापस में रिपीट कर रही, स्टूडेंट्स फोकस हो गई है। एक ग्रामर की बुक के बारे में बोला है सिद्धम शब्द अनुशासन, ये दो राजा पे बेस्ड है, जो दो किंग्स से एसोसिएटेड, सिद्धराज जयसिंह एंड हेमचंद्राचार्य। और ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी कि इस बुक को एलिफेंट के बैक पे रखकर उनका उस बुक का प्रोसेशन निकाला था। क्लियर? नॉट ओनली पोएट्री, सिर्फ पोएट्रीज नहीं, प्लेस भी बहुत ज्यादा, नाटक प्ले भी रिटर्न किए जाते थे। भावभूति रोड उत्तर रामचरित्र, ठीक है। भावभूति एक थे पोएट, एक ऑथर थे जिन्होंने लिखा था उत्तम रामचरित्र। वाइल पंडित नारायण, उन्होंने क्या कंपोज किया था? हितोपदेश कंपोज किया था पंडित नारायण ने। अभी मैं इतना सारा लिख नहीं, बट स्टूडेंट्स आपको टैबुलर फॉर्म में लिख के लर्न करना है, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में नो बेस लर्न होने ही नहीं वाले। व्हाट यू हैव टू डू इज बुक में प्रॉपर्ली लिख के इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना कंफ्यूजन होगा। एंड स्पेलिंग्स टू। क्लियर? क्या बोली थी मैं? भावभूति ने बुक लिखी उत्तम रामचरित्र और पंडित नारायण ने हितोपदेश। हितोपदेश वाज अ कलेक्शन ऑफ द स्टोरी बेस्ड ऑन पंचतंत्र। जो पंचतंत्र की स्टोरीज है, उन सारी स्टोरीज को कलेक्ट करके हितोपदेश में रखा था। इधर स्कूल और नियरबाई लाइब्रेरी मस्ट बी हैविंग अ बुक कंटेनिंग, ठीक है। अब आपको एक टेबल में और भी बुक्स के बारे में बोला है। एक ऑथर या पोएट है विशाखा दत्ता, जिन्होंने मृदा रक्षसा लिखा है। उनके मतलब ये 7 और भी, वो भी आपको लर्न करना है। क्लियर? सो देखो अपन ये चैप्टर स्टार्ट करने में अभी एक क्विक रिकैप ले रही हूँ और फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। रेडी? चलो अभी क्विक रिकैप में ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। अपन ये चैप्टर चालू किया, चैप्टर एक स्टोरी से चालू होता है, जिसमें लोकदायों के बारे में पढ़ने पड़ा था। लोकदायों क्या होता है? फोक सिंगर ग्रुप में मिलकर सॉन्ग सिंग करते हैं। एक गांव में लोकदायो आके सिंग कर रहे थे, उन्होंने एक और बनी मतलब पालिया मतलब क्या होता है? जो मार्टर्स होते हैं उनकी याद में जो गाने गाए जाते हैं। सो पालिया क्या होता है? एक जो लड़की का नाम है उत्तम, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर से पूछा, उनके ग्रैंडफादर ने पूरी हिस्ट्री बताई। तो अपन ने राजपूत एज के टाइम एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उससे स्टार्ट किया। इसमें अपन ने ये पढ़ा कि राजपूत एरा के टाइम कोई एक राजा पूरे इंडिया को नहीं रूल करता था, पूरे इंडिया बड़े और छोटे किंगडम्स पर डिवाइड था और हर किंगडम का अपना राजा, और किस राजा की कितनी टेरिटरी को डिपेंड करता था कि उस राजा का मिलिट्री पावर कितना है। क्लियर? उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अपन ने पढ़ा कि जो किंगशिप होता था वो हेरिडिटरी नहीं था, वो हेरिडिटरी होती थी, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं था कि जो राजा का सबसे बड़ा बेटा है, सबसे एल्डेस्ट सन ही ऑटोमेटिकली किंग बन जाएगा। बल्कि समटाइम्स ऐसा होता था कि किंग खुद बोल देते थे कि ये मेरा हायर बनेगा, और जिसको किंग बोल देते थे कि ये मेरा फ्यूचर में हायर बनेगा उसको क्या बोलते थे स्टूडेंट्स? क्राउन प्रिंस। क्लियर? काफी बार ऐसा होता था कि जो लोग होते हैं वो अपने राजा को चुनते थे। उसका एक अपने एग्जाम्पल दिया था, कश्मीर के राजा थे यश अक्षरा, ये जो राजा थे उनको लोगों ने चुना था बाय ब्राह्मण ग्रुप ऑफ पीपल। और काफी बार ऐसा होता था राजा को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चुनते थे, और उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल बोला, गुजरात के राजा कुमारपाल, ठीक है, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने चुना था। क्लियर? फिर ये जो किंग होता था उनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे। ओके, फिर अपन ने पढ़ा विलेज का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा होता था। तो विलेज में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल कौन करता था? पंचायत के हेड को क्या बोलते थे? मुखिया, तो सरपंच।
और ये सरपंच जो होता था उसके पास एक जवाबदारी होती थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी उसके पास कि वो ये ध्यान रखेगा कि जितने भी लोग हैं सबको जस्टिस मिले और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्लियर? जो भी सरपंच का डिसीजन था वो फाइनल होता था। क्लियर? ओके। और इवन आज भी ग्राम पंचायत बहुत ज्यादा पॉपुलर है विलेजेस। ठीक है, उस टाइम में मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था? लैंड रेवेन्यू। अलग अलग तरीके से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लेकिन जो सबसे पॉपुलरली यूज मेथड था वो क्या था? जितना भी कल्टिवेशन हुआ उसका कितना हिस्सा? 1/6 पोर्शन लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। और भी डिफरेंट टाइप के टैक्स लगाए होते थे और ये जो टैक्स है वो ऑक्ट्रॉय पॉइंट या पोर्ट्स पे कलेक्ट होते थे। क्लियर? लैंडलॉर्ड टैक्स कलेक्ट करके कुछ पार्ट ट्रिब्यूट देते थे टू देयर किंग। क्लियर? फिर लिटरेचर के बारे में अपन ने पढ़ा, बहुत सारे रिलीजियस राइटिंग थे, लिटरेरी वर्क थे। कौन सी लैंग्वेज में लिटरेरी वर्क देखे जाते थे? संस्कृत, प्राकृत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, इन सब में लिखे जाते थे। राइट? फिर अपन ने 4-5 बातें पढ़े, जिसमें सबसे पहले एक संस्कृत को माघ की बात पढ़ी जिन्होंने शिशुपाला वध लिखा है। शिशुपाला वध किस बारे में? श्री कृष्ण ने शिशुपाल को कैसे मारा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है। क्लियर? उसके बाद अपन ने श्री हर्ष पोएट के बारे में लिखा, जिसने क्या लिखा था? नैषादा चरित्र। ठीक है, नैषादा चरित्र लिखा था जो नाल और दमयंती की स्टोरी है। फिर राधा कृष्ण के गोपियों के भी बहुत फेमस सॉन्ग लिरिकल गाना में होते थे। राजाओं के बड़े बड़े अचीवमेंट्स, उनकी बायोग्राफी भी एक पोएटिक मैनर में रिप्रेजेंट करती थी। जैसे हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाला चरित्र लिखा, सोलंकी के राजा कुमारपाल के अचीवमेंट्स के बारे में। फिर एक ग्रामर बुक के बारे में अपन ने पढ़ा, सिद्धम शब्द अनुशासन, जो 2 राजा के बीच सिद्धराज जयसिंह और हेमचंद्राचार्य। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी कि उनको एलिफेंट के बैक पे उनका पोजीशन निकाला। उसके बाद अपन ने कुछ प्ले के बारे में पढ़ा, भावभूति ने प्ले कंपोज किया उत्तम चरित्र। और पंडित नारायण ने हितोपदेश। हितोपदेश क्या है? पंचतंत्र की स्टोरीज का कलेक्शन। क्लियर? ओके, तो स्टूडेंट्स मैं 5 क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट यू नीड टू आंसर। राइट? ओके, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, द हायर apparently selected by the king was called as dash. The hire apparently selected by the king was known as dash. राजा जो हायर सेलेक्ट करते थे उसको क्या बोलते थे? And your time ends in 3, 2, 1. Yes, and the answer is crown prince. Clear? Very good. Next, second question. Give an example where council of ministers elect their king. 3, 2, 1, and the answer is Kumarpal, who was elected. Kumarpal, king of Gujarat, who was elected by council of minister. Third question, very easy and all of you might know this. मुझे बताओ कि who is known as the head of the panchayat? Head of the panchayat is known as, I need both the names. And your time ends in 3, 2, 1. Mukhi और सरपंच. Well done. Next. Which was the main source of income for the kingdom during the Rajput age? Very easy, and it ends in 3, 2, 1. It is landed. Last and most important, like one of the important question over here, which was a grammar book whose procession was carried out on elephant back? Which is the grammar book whose procession was carried out on elephant back? And your time ends in 3, 2, 1. Siddham Shabda Anushasanam. Clear? Okay students, so we will be ending our lecture by this and continue with the architecture part in our next lecture. Till then, goodbye.